हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर स्कोर इट एकेडमी। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स क्लास 9। तो सबसे पहले हम आगे स्टार्ट करने से पहले रिवाइज कर लेते हैं हमने फर्स्ट वीडियो में क्या क्या किया था। जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो वो फर्स्ट वीडियो पर जाकर पहले उस एक्सप्लेनेशन को समझ सकते हैं एंड देन आप इस वीडियो पर फर्दर आगे उसको समझने के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फटाफट से एक लेते हैं रीकैप। हमने क्या क्या पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स एंड इसमें हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में मैटर क्या है? मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज सम मास। मतलब मैटर क्या है? वो कोई भी चीज जो जगह को ऑक्यूपाई कर रही है, चाहे वो छोटी से छोटी जगह ही क्यों ना हो, एंड उस चीज का कुछ ना कुछ मास होता है। ठीक है। फिर हमने पढ़े थे डिफरेंट एग्जाम्पल्स मैटर के। हमने बेसिकली पढ़ा था कि इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं वो सब मैटर है, क्योंकि इस यूनिवर्स में जितनी भी हमें चीजें दिख रही हैं वो कुछ ना कुछ जगह को ऑक्यूपाई कर रही हैं और अगर हम उसका भार नापेंगे तो उसका कुछ ना कुछ भार भी आएगा। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि पहले मैटर को कैसे क्लासिफाई किया जाता था। 5 चीजों में क्लासिफाई किया जाता था, है ना, कि या तो मैटर अर्थ का बना है या फायर का या वाटर, एयर या स्काई का। ऑलराइट। फिर हमने पढ़ी थी प्रेजेंट क्लासिफिकेशन कि भाई आज ऐसा नहीं है। आज के टाइम पर हम मैटर को क्लासिफाई करते हैं 2 बेसिस पे। एक है फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरी है केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन किसी भी चीज की फिजिकल प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है। मतलब अ, कोई भी मैटर सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या गैस हो सकता है। केमिकल क्लासिफिकेशन है केमिकल प्रॉपर्टीज की बेस पे। कोई भी जो मैटर है वो एलिमेंट हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है या मिक्सचर हो सकता है। तो केमिकल क्लासिफिकेशन यानी कि एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर्स के बारे में हम पढ़ेंगे हमारे चैप्टर 2 में। चैप्टर 1 में हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस के बारे में। ठीक है। फिर हमने आगे पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में कि भाई मैटर कॉन्टिन्यूअस होता है या मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है। तो हमने पढ़ा था कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है ना। हमने एग्जाम्पल लिया था सैंड का, कि सैंड जैसे दूर से देखने से ऐसे लगता है एक कॉन्टिन्यूअस चादर है, लेकिन जैसे ही हम पास में जाते हैं तो हम देखते हैं कि भी नई सैंड तो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स की बनी हुई है। तो ऐसे ही कोई भी मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से ही बना हुआ है, चाहे वो कितना ही स्मूथ क्यों ना नजर आता हो। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इस सैंड के इस छोटे से ग्रेन की बात करें, छोटे से दाने की बात करें, तो ये एक छोटा दाना भी फर्दर बहुत सारे पार्टिकल्स का बना हुआ है अगर हम इस पार्टिकल को इस दाने को तोड़ें। ठीक है। तो उसके बाद हमने पढ़ी थी करेक्टरिस्टिक्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर की। ये 4 करेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े थे। आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? हम एक्टिविटीज को पढ़ेंगे ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं इनको प्रूव करने के लिए। ठीक है। इन 4 करेक्टरिस्टिक्स को प्रूव करने के लिए एक्टिविटीज पढ़ेंगे, प्लस हम पढ़ेंगे एक्टिविटी टू प्रूव कि मैटर कॉन्टिन्यूअस नहीं है, मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है। राइट। तो शुरू करते हैं हम ये एक्टिविटी। अब हमने क्या दिखाना है कि भाई मैटर क्या है? छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक बीकर लेंगे और उसमें एक नोन अमाउंट मतलब हमें पता होना चाहिए हमने कितना पानी लिया है। हम उस पानी में क्या करेंगे, 1 चम्मच सॉल्ट या शुगर को ऐड करेंगे। राइट। हमने क्या किया, सपोज यहाँ पे जैसे हमने 50 ml वाटर लिया है, इस 50 ml वाटर में हमने 1 स्पून सॉल्ट का डाल दिया। आप शुगर भी डाल सकते हो, ठीक है, सॉल्ट के क्रिस्टल हो, शुगर के क्रिस्टल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने सॉल्ट ऐड कर दिया 1 स्पून, 1 टीस्पून। एंड अब आपने क्या करना है, इसको स्पून की हेल्प से सॉल्ट को मिक्स करना है वाटर में। अगर हम नहीं भी मिक्स करेंगे तो भी ये एक्टिविटी हो जाती है, बट फिर सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व होने के लिए टाइम लेगा। ठीक है।
तो उस टाइम को सेव करने के लिए हमने क्या किया, हमने इसको फटाफट से स्पून के साथ मिक्स कर दिया, ठीक है, सॉल्ट को वाटर में, सो दैट ये जल्दी डिसॉल्व हो जाए। हम क्या नोटिस करते हैं, जैसे ही सॉल्ट को हमने स्पून की मदद से स्टर किया, तो सॉल्ट जो पहले हमें नीचे बैठा हुआ नजर आ रहा था, वो सॉल्ट अब नीचे बैठा हुआ नजर नहीं आ रहा। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? सॉल्ट तो अभी भी पानी में है, बट वो हमें नजर क्यों नहीं आ रहा? ठीक है, अब ये क्यों है? ये इसलिए है कि यहाँ पर जो हमने सॉल्ट के ग्रेन्स, या आप कह सकते हो जो सॉल्ट के क्रिस्टल्स डाले थे, वो सॉल्ट के क्रिस्टल्स फर्दर और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने हुए थे। हर एक क्रिस्टल फर्दर बहुत सारे छोटे छोटे सॉल्ट पार्टिकल्स का बना हुआ था, और जैसे ही हमने चम्मच से सॉल्ट को मिक्स किया, तो ये जो क्रिस्टल है, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो खुल गए, अलग अलग हो गए, एंड अलग अलग होकर ये छोटे छोटे पार्टिकल्स वाटर के डिफरेंट रीजन्स में स्प्रेड हो गए, और ये पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि हमें नजर भी नहीं आते। ठीक है, तो ये एक्टिविटी क्या प्रूव करती है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। सॉल्ट भी एक मैटर है, तो सॉल्ट भी फर्दर छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है। जो ये पार्टिकल्स हैं सॉल्ट के, ये सेपरेट आउट हो जाते हैं, और ये इतने छोटे होते हैं कि हमें नजर नहीं आते। सो दिस एक्टिविटी प्रूव्स दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो अब हम आएंगे, अब हाँ, ये तो हमने बताया कि मैटर छोटे छोटे मैटर पार्टिकल्स का बना हुआ है। हमने सिर्फ ये बताया कि मैटर पार्टिकल्स का बना हुआ है। हाँ, हमने ये भी एक तरह से बता दिया कि ये पार्टिकल्स छोटे हैं इसलिए नजर नहीं आते। ठीक है, अब इन्हीं पार्टिकल्स की हम ये वाली करेक्टरिस्टिक्स जो है ना, इनको प्रूव करेंगे थ्रू एक्टिविटीज। ठीक है, ये जो हम पहले ये जो सेकेंड करेक्टरिस्टिक है ना, इसी को प्रूव कर लेते हैं, क्योंकि ये पिछले वाली एक्टिविटी में ही प्रूव हो जाता है। देन वील मूव ऑन टू नेक्स्ट 3 करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो सेकेंड करेक्टरिस्टिक क्या कहती है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। ठीक है, अब हम इसको ही प्रूव कर लेते हैं यहाँ इस एक्टिविटी में। इससे पहले कि मैं इसको स्टार्ट करूं, लेट मी जस्ट क्लीन द स्क्रीन सो दैट दोनों एक्टिविटीज आपस में मिक्स ना हो जाए, राइट? ऑल राइट, तो अब हम इसी सेम एक्टिविटी से क्या प्रूव करेंगे? हम प्रूव करेंगे कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं, मतलब मैटर जिन पार्टिकल्स का बना हुआ है, उनके बीच में क्या होती हैं? स्पेसेस। ठीक है, सपोज ये एक बॉल है, और ये हो गए बॉल के पार्टिकल्स। बॉल इन पार्टिकल्स की बनी हुई है, तो इन पार्टिकल्स के बीच में हमें क्या नजर आ रही है? स्पेसेस। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो मैटर है, जिन पार्टिकल्स का वो बना हुआ है, उनके बीच में क्या होती हैं? स्पेसेस, राइट? तो फिर से हम क्या करेंगे? हम एक बीकर लेंगे, राइट? उस बीकर में हमने नोन अमाउंट ऑफ वाटर लिया। यहाँ पे हमने 50 ml वाटर ले लिया, 50 मिलीलीटर वाटर ले लिया, और हमने उसमें 1 स्पून क्या ऐड किया था? सॉल्ट। ठीक है, 1 स्पून सॉल्ट डाला हमने, एंड उस सॉल्ट को हमने कर दिया मिक्स। ठीक है, अब भाई यहाँ पे देखो आप, हमने 50 ml वाटर लिया था, और उस 50 ml वाटर में हमने एक एक्स्ट्रा चीज ऐड करी जो कि था सॉल्ट। ठीक है, अब 50 ml वाटर इतनी जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है, इसमें हमने सॉल्ट डाला, कुछ एक्स्ट्रा डाल दिया, तो भाई लेवल थोड़ा बढ़ना नहीं चाहिए था? नीचे सॉल्ट डाल दिया हमने, तो पानी ऊपर जाना चाहिए था ना। हमने इसमें 1 चम्मच भर के नमक डिसॉल्व किया है, एक्स्ट्रा चीज डाली है, तो लेवल तो बढ़ना चाहिए था। पर डिसॉल्व करने के बाद भी हम नोट करते हैं कि पानी का लेवल तो 50 ml ही है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ना, जब आपने 50 ml वाटर डाला था, आप मार्कर से मार्क कर सकते हो पानी का लेवल, टू मेक द थिंग्स इजी। अगर आपके बीकर पर पहले से ही मार्केशन है, फिर तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके घर में जैसे कांच का गिलास है, उस पे तो मार्किंग नहीं होगी ना, तो आपने जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर लिया है, हाफ ग्लास, तो आप मार्कर से मार्क कर सकते हो लेवल ऑफ वाटर, सो दैट आप बाद में चेक कर सको कि भाई मेरा पानी का लेवल जितना पहले था, ये तो सॉल्ट डालने के बाद बढ़ा ही नहीं, उतना ही रह गया।
क्या सॉल्ट ने इस पानी में जगह को ऑक्यूपाई नहीं किया? अगर जगह को ऑक्यूपाई किया तो पानी का लेवल तो बढ़ना चाहिए, बट पानी का लेवल बढ़ा नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो सॉल्ट है ना, इसने कोई एक्स्ट्रा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करी है वाटर में, एक्स्ट्रा जगह नहीं ली है कि हाँ भाई ये पानी के नीचे ये जो जगह है यहाँ पे मैं फिट हो गया हूं तो पानी यहाँ से स्टार्ट होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये जो सॉल्ट पार्टिकल्स हैं ये सेपरेट आउट हो गए थे, हमने पढ़ा था। ठीक है, अब ये सॉल्ट पार्टिकल्स जाकर कहाँ इन्होंने जगह ली? इन्होंने जगह ली वाटर के पार्टिकल्स के बीच में, जो पहले से खाली जगह थी उसको ऑक्यूपाई किया। ऑलराइट, अब मैं आपको ये चीज यहाँ पर डायग्राम के थ्रू बनाकर एक्सप्लेन करने की ट्राई करती हूँ। देखो यहाँ पे क्या होता है, आपको पता है ना वाटर किस चीज का बना होता है? वाटर मॉलिक्यूल्स का, है ना। देखो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो नॉन लिविंग सब्सटेंसेस की होती है वो होती है एटम। जैसे लिविंग बीइंग्स में सेल होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, है ना। एक सेल दूसरे सेल से जुड़कर फिर तीसरे सेल से जुड़कर, ऐसे मतलब सेल्स जुड़ते हैं, टिश्यू बनाते हैं, टिश्यूज फिर जुड़ते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं, है ना। ऐसे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो ऐसे ही अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें तो सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो होता है एटम। जब एक एटम दूसरे एटम से जुड़ता है तो वो उसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। ठीक है, मतलब जब दो या दो से ज्यादा एटम्स आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है, तब हम उसको बुलाते हैं मॉलिक्यूल। और वाटर इन्हीं मॉलिक्यूल्स का बना होता है। ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल होता क्या है कि दो हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो एक ऑक्सीजन एटम से जुड़े होते हैं। ये हो गया वाटर का एक मॉलिक्यूल। ऐसे कितने ही वाटर मॉलिक्यूल्स इस एक ग्लास पानी में होंगे। इवन के एक जो बूंद होती है ना पानी की, उसमें भी मिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम बनाते हैं, ये देखो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, है ना। राइट, और इन वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में ये जो जगह है, ये सारी क्या है? एम्प्टी स्पेस। ऐसे मतलब बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। राइट, तो ये जो जगह होती है ना, ये खाली जगह होती है। तो एक ये हो गया एक वाटर पार्टिकल, ये हो गया दूसरा वाटर पार्टिकल, ये हो गया तीसरा वाटर पार्टिकल, है ना। ये सारे मॉलिक्यूल्स, तो इनके बीच में जो ये खाली जगह है जो पहले से ही मौजूद है, इसी में आकर सॉल्ट पार्टिकल्स फिट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब सॉल्ट ने कोई एक्स्ट्रा जगह को ऑक्यूपाई नहीं किया है, एक्स्ट्रा जगह नहीं बनाई है अपने लिए। पहले से ही जो वाटर में स्पेस मौजूद थी उसी को ऑक्यूपाई किया है, इसीलिए वाटर का लेवल बढ़ता नहीं है। ऑल राइट, ठीक है, तो यहां पर हमारी सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ये प्रूव हो जाती है। ठीक है, अब हम चलते हैं बाकी तीन प्रॉपर्टीज की तरफ। राइट, अब हम प्रूव करेंगे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। ये सारी एक्टिविटीज बेटे आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है। ठीक है, तो मैं उसी एनसीईआरटी बुक को मैंने उठाया है, उसी को इजी कर कर मैंने आपको समझाया है। हमें एनसीईआरटी की बुक से बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कहीं से भी किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। राइट, अब हम करते हैं प्रूफ कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। इसके लिए हमने क्या करना है, हमने पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स लेने हैं। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, ये लिखा हुआ है, देखिए पोटेशियम परमैंगनेट। इसके पर्पल कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, आप इस पिक्चर में देख सकते हो। यहाँ पर एनलार्ज कर कर दिखाई हुई इमेज है तो आपको क्रिस्टल थोड़े बड़े नजर आ रहे हैं, वैसे इसके क्रिस्टल्स बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। राइट, K फॉर पोटेशियम, MnO4 बन गया परमैंगनेट, तो पोटेशियम परमैंगनेट। एंड एक बात का ध्यान रखना है, जहां कैपिटल लेटर्स मतलब वहां पे कैपिटल, और जहां स्मॉल है वहां स्मॉल ही आएगा फॉर्मूला लिखते हुए। ओके, सो KMnO4 मींस पोटेशियम परमैंगनेट।
तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने 100 ml वाटर लिया फर्स्ट बीकर में, 100 ml वाटर लिया और इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 क्रिस्टल्स, 2 छोटे क्रिस्टल किसके डाल दिए, पोटेशियम परमैंगनेट के। ये देखिए स्पून की मदद से 2 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के पानी में डाल दिए और उसको मिक्स कर दिया। तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो कलर्ड हो गया है ना, पर्पल कलर का सॉल्यूशन मिलता है आपको, ठीक है। तो पर्पल कलर का सॉल्यूशन बन गया 100 ml हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस 100 ml सॉल्यूशन में से 10 ml सॉल्यूशन निकाल लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, और इस 10 ml सॉल्यूशन को यूज कर कर हमने एक नया 100 ml सॉल्यूशन बनाना है पोटेशियम परमैंगनेट का। यहाँ पर ये था प्लेन वाटर 100 ml, इसमें हमने 2 पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स डाले, तो यहाँ पे हमारा ये बन गया था पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन पर्पल कलर का। इसमें से हमने बाहर निकाला 10 ml सॉल्यूशन और हमने क्या किया, इस 10 ml सॉल्यूशन को 90 ml वाटर में मिक्स कर दिया। अब 90 प्लस 10, 90 प्लस 10, हमारे पास एक नया 100 ml सॉल्यूशन तैयार हो गया पोटेशियम परमैंगनेट का, ठीक है ना। 90 ml हमने लिया वाटर और 10 ml हमने ले लिया था पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन, तो 90 प्लस 10, 100 ml पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन एक और हमारे पास तैयार हो गया, ठीक है। अब इस 100 ml, ये जो हमारा सेकंड सॉल्यूशन बना है पोटेशियम परमैंगनेट का, इसमें से भी हमने 10 ml सॉल्यूशन फिर से निकाल लिया, ठीक है। और इस 10 ml सॉल्यूशन को, ये जो पोटेशियम परमैंगनेट का 10 ml सॉल्यूशन है, इसको हमने डाला एक और 90 ml वाटर में। तो यहाँ पे हमने 90 ml वाटर लिया, उसमें हमने ये 10 ml पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन डाल दिया। 90 ml वाटर में 10 ml पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन डाला, 90 प्लस 10, एक और 100 ml पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन हमें मिल गया। तो ये हमारा तीसरा पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन हो गया। ऐसे ही करते करते हमने इस एक्टिविटी को 6 से 7 बार रिपीट करना है, ठीक है। 10 ml सॉल्यूशन पोटेशियम परमैंगनेट का निकालते जाना है, 90 ml में डालते जाना है और हमने एक नया पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन बनाते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या नोट कर रहे हो भाई, हमने सिर्फ 2 पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल लिए थे, तो फिर उन 2 पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल्स ने इतने सारे कलर्ड सॉल्यूशंस कैसे बना दिए, 6 to 7 या 7 to 8 पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशंस कैसे बना दिए। देखिए आपको दिख रहा होगा कि हर सॉल्यूशन में कलर आ रहा है ना, चाहे कलर लाइट होता जाएगा, जैसे जैसे आप आगे आगे सॉल्यूशन बनाते जाओगे कलर लाइट होता जाएगा, लेकिन कलर तो आ रहा है ना। ये कलर कैसे आ रहा है, 2 क्रिस्टल्स ने इतने सारे बीकर्स में कलर कैसे दे दिया, ये इसीलिए है क्योंकि ये जो एक पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल है, ये फर्दर मिलियंस ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स का बना हुआ है, ठीक है ना। ये जो क्रिस्टल हैं, ये फर्दर मिलियंस ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स के बने हुए हैं, एंड ये पार्टिकल्स हमें नेकेड आई से नजर नहीं आते। तो जैसे ही आप पोटेशियम परमैंगनेट के ये 2 क्रिस्टल पानी में डालते हो, तो ये पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल खुल जाते हैं, इनके पार्टिकल्स सेपरेट हो जाते हैं और कुछ पार्टिकल्स फर्स्ट बीकर में रह जाते हैं, बाकी के सेकंड बीकर में ट्रांसफर हो जाते हैं। ऐसे ही जब आप सेकंड बीकर में से 10 ml सॉल्यूशन निकालते हो, तो कुछ पार्टिकल्स टेस्ट ट्यूब में चले जाते हैं और कुछ पीछे सेकंड सॉल्यूशन में रह जाते हैं, मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स में से। ऐसे ही फिर से कुछ सॉल्यूशंस, कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो थर्ड सॉल्यूशन से इस टेस्ट ट्यूब में चले गए एंड कुछ पीछे बीकर में रह गए। तो ऐसे करते करते जो पार्टिकल्स आगे वाले बीकर्स में जाते जा रहे हैं, वो उस बीकर्स में कलर देते जा रहे हैं, ठीक है।
हाँ, लेकिन ये जरूर है कि आगे जाते जाते पार्टिकल्स का नंबर कम होता चला जाता है, तो कलर भी लाइट होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये एक्टिविटी प्रूव करती है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर बहुत बहुत स्मॉल होते हैं। ये जो पार्टिकल्स हैं ये बहुत बहुत छोटे होते हैं, एंड ये ही आगे ट्रांसफर हो होकर, यही छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो आगे ट्रांसफर हो होकर कलर दे रहे हैं सॉल्यूशन को। अब आपके घर पे तो पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल नहीं होगा ना, तो आप इसके लिए क्या यूज कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो डेटोल। एक ढक्कन डेटोल का लो, एक गिलास पानी में डाल दो, मिक्स कर लो। स्मेल आती है डेटोल की, इसमें से आप 10 ml निकालो, ठीक है, और उसको 10 ml ना भी सही, कम ले लो, 5 ml ले लो, 8 ml ले लो, उसको अब नेक्स्ट ग्लास में डाल लो। ठीक है, अगर आपने पहले 100 ml अपना सॉल्यूशन बनाया है, 100 ml वाटर लेके उसमें आपने सपोज करो 2 ml डेटोल डाला है, तो अब इसमें से आप 10 ml निकाल लो और 90 ml वाटर लेके उसमें मिक्स कर लो। फिर इसमें से निकाल लो सॉल्यूशन को, अगला 90 ml वाटर लो, उसमें 10 ml सेकेंड सॉल्यूशन में से निकाल के जो डाला है वो डालो, स्मेल लेते चले जाओ। ठीक है, आप देखोगे 5 से 6 बार जब आप इस एक्टिविटी को कर लेते हो, तो 6th बीकर से भी या 6th ग्लास से भी आपको डेटोल का स्मेल आएगा। क्यों आ रही है? क्योंकि वो जो 2 ml आपने सिर्फ 2 ml डेटोल जो डाला था, उसमें भी क्या थे, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डेटोल पार्टिकल्स। कुछ तो पहले बीकर में ही रह गए, बाकी कहाँ चले गए, सेकेंड बीकर में, फिर कुछ सेकंड में रह गए और बाकी कहाँ चले गए, थर्ड बीकर में। इस तरह से इन छोटे छोटे पार्टिकल्स ने सारे बीकर्स में स्मेल प्रोवाइड करा दी। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी भी हमने कर ली। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। याद रखना, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये कॉन्टिन्यूअसली मूव करते हैं। ये वाली एक्टिविटी मैं बाद में करवाऊंगी, पहले हम इधर देखते हैं सिंपल वाली एक्टिविटी। इसमें क्या किया हमने, देखो हमने इसमें एक क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट का डाल दिया वाटर में। ठीक है, हमने क्या किया, एक बॉटल में या बीकर में, आप बीकर भी ले सकते हो, उसमें वाटर ले लिया। ठीक है, अपना जितना पानी आपने लेना है, 100 ml 50 ml जो भी अमाउंट आपने लेना है, और आपने उसमें एक पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल जो है वो आपने डाल दिया। अब आपने डिसॉल्व नहीं करना है उसको स्पून की मदद से, आपने सिंपली डाल के पानी को छोड़ देना है। हमने डिसॉल्व नहीं किया, फिर भी हम देखेंगे कि थोड़े ही टाइम में धीरे धीरे पूरा का पूरा जो पानी है ये पर्पल हो जाता है अपने आप से। ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया भाई, हमने तो मिक्स नहीं किया ना। हुआ क्या कि ये हमें पता है कि ये जो एक क्रिस्टल है पोटेशियम परमैंगनेट का, ठीक है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला फिर से लिख देती हूँ सो दैट आपको फॉर्मूलाज भी साथ साथ याद हो जाएं। KMnO4 मींस पोटेशियम परमैंगनेट। ये जो पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल है ये फर्दर बना हुआ है छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स का। जैसे ही आपने पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल पानी में डाला, ये पार्टिकल्स जो थे ये मोशन में थे, ठीक है, और ये निकलकर आ गए पानी में। एंड पानी में जब ये निकलकर आए तो ये रैंडमली डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर गए, एंड इन्होंने पूरे पानी को क्या कर दिया, पर्पल। ठीक है, अब ये रैंडम डायरेक्शंस में कैसे मूव हुए, सिर्फ पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल के ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं सिर्फ यही मोशन में नहीं थे, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये भी तो मोशन में है ना, वाटर पार्टिकल्स भी तो मोशन में है। तो वाटर पार्टिकल्स और पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स ये आपस में टकराते हैं मूव करते हुए, तो एक दूसरे को धक्का लगता है, तो ये डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव हो जाते हैं और ये पूरे का पूरा पानी पर्पल हो गया अपने आप से। ठीक है, क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन मोशन। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल के जो पार्टिकल्स थे वो भी मोशन में थे। ठीक है, मोशन में है वो बाहर आ गए एंड वो पानी में मिक्स हो गए। राइट, अब आप कहोगे मैम जब हमने वाटर में डाला तभी क्यों ये बाहर आए, पहले क्यों नहीं आए जब पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल प्लेट में पड़ा था। भाई तब उनमें इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो बाहर आए या उनसे कोई चीज
टकरा नहीं रही थी कि वो बाहर निकले, है ना। हम पढ़ेंगे कौन सी एनर्जी चाहिए होती है, काइनेटिक एनर्जी चाहिए होती है, ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, मैं एक एग्जांपल लूंगी तब आपको काइनेटिक एनर्जी के बारे में एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखो कि ये पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल ने पूरा पानी अपने आप से क्यों पर्पल कर दिया, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल के जो पार्टिकल्स थे वो मोशन में थे, ठीक है, वो बाहर निकल गए क्रिस्टल से एंड सेपरेट आउट होकर डिफरेंट डायरेक्शंस में चले गए पानी में, एंड इन्होंने पूरे पानी को कर दिया कलर, राइट। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर इस वीडियो को देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने इंक को वाटर में, देखो हमने एक ड्रॉप जो है इंक का, एक ड्रॉप इंक का पानी में डाल दिया, चम्मच से या किसी चीज से नहीं हिलाया, देखिए ये अपने आप इंक डिसॉल्व हो रही है पानी में, देख रहे हो आप कैसे ये इंक जो है ये कैसे डिसॉल्व हो रही है अपने आप पानी में, और ये पूरे पानी को ब्लू कर देगी, ठीक है। अब ये कैसे हो रहा है, यहाँ पे जो इंक के पार्टिकल्स हैं ना ये मोशन में है, राइट, ये मोशन में है एंड ये पानी में अपने आप से मूव कर रहे हैं, उधर से पानी के मॉलिक्यूल्स भी मोशन में हैं तो ये आपस में टकराएंगे, जब ये आपस में टकराएंगे तो ये रैंडम डायरेक्शंस में टकराकर मूव कर जाएंगे एंड पूरा का पूरा पानी ब्लू हो जाएगा। अब आप नेक्स्ट वाला वीडियो भी देखना, उसमें ना ये जो रेड पार्टिकल्स हैं ये इंक पार्टिकल्स हैं, ये जो रेड वाले हैं ये क्या है, इंक पार्टिकल्स, एंड ये जो ब्लू वाले हैं ये हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। देखो ये कैसे आपस में टकराते हैं और ये रेड इंक पार्टिकल्स को कैसे डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं, ये देखो ये आपस में टकरा रहे हैं और रेड इंक पार्टिकल्स कैसे इधर उधर मूव कर रहे हैं टकरा कर, इवन के वाटर मॉलिक्यूल्स भी। तो ऐसे होती है इंटरमिक्सिंग, ऑलराइट। चलिए अब हम चलते हैं पीछे वाली स्लाइड पे। एक और मैं एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जहां मैं आपको समझाऊंगी कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ठीक है। अब ये वाला एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये भी यही प्रूव करेगा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट का ये मतलब नहीं होता कि पार्टिकल हमेशा अपनी जगह को छोड़कर ही निकलते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पर आप इस इंसेंस स्टिक को देखो, ये मैंने स्पेलिंग लिखे हुआ है इंसेंस स्टिक। इंसेंस स्टिक होती है अगरबत्ती, है ना। अगर आप अगरबत्ती का एग्जांपल लेते हो, देखो अभी हमने इस अगरबत्ती को जलाया नहीं है ना, तो अगर आपने इस अगरबत्ती की स्मेल लेनी है तो आपको बॉक्स, जो इंसेंस स्टिक का बॉक्स है, अगरबत्ती का जो बॉक्स है उसको खोलकर इंसेंस स्टिक को अपने नोज के पास लाकर उसकी स्मेल लेनी पड़ेगी, है ना। लेकिन जब आप इस अगरबत्ती को जलाते हो, जलाने के बाद क्या होता है, इसकी जो खुशबू है वो तीसरे कमरे तक भी चली जाती है और वहां बैठे हुए इंसान को भी पता चल जाता है कि घर में किसी ने अगरबत्ती जलाई है। अब ऐसा क्यों है, इस केस में क्या पार्टिकल्स मोशन में नहीं थे, फर्स्ट केस में। देखो सेकंड केस में तो आप बड़े आराम से बोल दोगे, है ना, कि या नहीं भी बोलोगे, किसी को भी ऐसे भी होंगे जिनको समझ नहीं आया होगा। देखो यहाँ सेकंड केस में तो हम बोल सकते हैं, है ना, कि क्या हुआ कि मैम पार्टिकल्स जो है ना अगरबत्ती के वो मोशन में थे और वो हवा को क्रॉस करके रूम में चले गए एंड स्मेल आ गई, है ना। तो यहाँ फर्स्ट केस क्या है, क्या यहाँ पर पार्टिकल्स मोशन में नहीं है अगरबत्ती के, पर हमने तो ये पढ़ा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। नहीं भाई, फर्स्ट केस में भी पार्टिकल्स हैं जो मैटर के, वो मोशन में हैं, बट ये है कि वो अपनी जगह छोड़कर नहीं जा रहे। देखो यहाँ पर क्या है, ये सॉलिड है अगरबत्ती, है ना, और सॉलिड्स में ना जो पार्टिकल्स होते हैं ये बड़े पास पास में होते हैं, राइट। इनमें क्या होता है कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये बहुत पास पास में हैं एंड ये एक दूसरे पर ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाए हुए हैं, मतलब एक पार्टिकल अपने साथ वाले पार्टिकल पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है जिसकी वजह से ये पार्टिकल एक दूसरे को छोड़कर जा नहीं पाते, है ना। और ये अपनी ही सीट पर मूव कर रहे होते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं, जैसे पेंडुलम वाइब्रेट करता है ना, कभी इस तरफ, मतलब ये जैसे एक, यहाँ आप ले लो, ये एक बलून है गैस वाला, ठीक है,
कभी इधर को मूव कर रहा है, कभी इधर को, अपनी ही जगह पर रहकर। तो ऐसे ही इन सॉलिड्स के केस में होता है, इनके पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं अपनी जगह पर ही, टू एंड फ्रो मोशन करते हैं पेंडुलम की तरह। लेकिन जैसे ही हम इसको आग लगाते हैं ना, अगरबत्ती को जलाते हैं, तो इन पार्टिकल्स को क्या मिल जाती है? हीट एनर्जी। इन पार्टिकल्स को मिल जाती है हीट एनर्जी। ठीक है, देखो एक बात को याद रखना, कोई भी चीज जब मूव करती है ना, वो तभी मूव करती है जब उसमें क्या होती है? एनर्जी। जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतना ज्यादा कोई चीज मूव करेगी। हमें भी तो यही होता है ना, जब एनर्जी होती है तो हम बड़ी तेज तेज चलते हैं, जब एनर्जी कम होती है तो हम भी आलसियों की तरह धीरे धीरे चलते हैं, है ना? तो वही केस यहाँ पर भी है। अब इन पार्टिकल्स को मिल गई हीट एनर्जी, ठीक है, ये पार्टिकल्स इस हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर लेते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये हीट एनर्जी जैसे ही पार्टिकल्स में जाती है ये कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, हीट एनर्जी एक डिफरेंट तरह की एनर्जी में चेंज हो गई। कौन सी डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज हो गई हीट एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी में। मैं यहाँ पे स्पेलिंग लिख देती हूँ, काइनेटिक एनर्जी। अब आप पूछोगे मैम ये काइनेटिक एनर्जी क्या है, हम तो पहली बार सुन रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन। किसी भी चीज में जब काइनेटिक एनर्जी होगी तो वो मोशन में होगी। ठीक है, तो जितनी ज्यादा किसी चीज को आप हीट एनर्जी प्रोवाइड करोगे, उतनी ज्यादा हीट एनर्जी कन्वर्ट होती जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, एंड जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती जाएगी उतना ज्यादा मोशन होता जाएगा। तो इस केस में पहले जब अगरबत्ती नहीं जल रही थी तो कोई हीट एनर्जी नहीं मिल रही ना, ठीक है, सराउंडिंग से बस थोड़ी बहुत हीट मिल रही थी, उतना सा वो वाइब्रेट कर रहे थे पार्टिकल्स, है ना, इस अगरबत्ती में। लेकिन जैसे ही हमने अगरबत्ती को जलाया, हीट हीट ज्यादा मिलने लग गई पार्टिकल्स को, एंड वो हीट कन्वर्ट होने लग गई काइनेटिक एनर्जी में, एंड ये काइनेटिक एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है मोशन के लिए। तो जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आती जा रही थी, तो यहाँ पर ये एनर्जी हेल्प कर रही थी पार्टिकल्स को टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आगे तो दो पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था जिसकी वजह से वो एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे थे, अब भाई उनमें एनर्जी आ गई है ना, पार्टिकल्स में क्या आ गई? काइनेटिक एनर्जी। तो इनमें इतनी एनर्जी आ गई कि इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इन्होंने ओवरकम कर लिया और ये अपनी जगह से निकल लिए और कहाँ आ गए? एयर में। एयर में जब ये पार्टिकल्स आ गए तो ये एयर पार्टिकल्स के साथ टकराए। एयर क्या है? ये भी तो गैसेस का मिक्सचर है ना, तो गैस के भी पार्टिकल्स होते हैं, गैस भी तो मैटर है। तो ये एयर पार्टिकल्स इन इन इंसेंस स्टिक के पार्टिकल्स, अगरबत्ती के पार्टिकल्स के साथ टकराए और इनको रैंडम डायरेक्शंस में धक्का लगा लगा के इनको आगे मूव करते रहे। ठीक है, एंड ये पहुंच गए रैंडम डायरेक्शंस में डिफरेंट कमरों में, एंड वहां पर बैठे इंसान को खुशबू आ गई। ठीक है, सो इज इट क्लियर दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग? चाहे वो सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट में सिर्फ ये होता है कि पार्टिकल अपनी जगह नहीं छोड़ते, अपनी जगह पे ही वाइब्रेट करते रहते हैं। फिर जैसे जैसे एनर्जी मिलती जाएगी, हीट एनर्जी मिलती जाएगी, तो वो कन्वर्ट होती जाएगी इनटू काइनेटिक एनर्जी, एंड जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना ज्यादा मोशन। ठीक है, अब हम आते हैं हमारी इस स्लाइड पर। अब यहाँ पर हमने क्या क्या देखा था? हमने देखा था कि किस तरह से इंक अपने आप से वाटर में मिक्स होती जा रही है। मतलब जो एक फॉर्म है मैटर की, वो दूसरे फॉर्म ऑफ मैटर में अपने आप से इंटरमिक्स हो रहा है। एक फॉर्म ऑफ मैटर मतलब इंक, वन फॉर्म ऑफ मैटर इज इंक एंड द अनदर फॉर्म ऑफ मैटर इज वाटर। तो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? मिक्स अपने आप से। अब ये जो इंटरमिक्सिंग है ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट मैटर्स, दो डिफरेंट तरह के मैटर के पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसको हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। द इंटरमिक्सिंग, मैं अगले वाली स्लाइड पे आती हूँ सो दैट आप पढ़ सको। ये देखिए, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन, अपने आप, is called diffusion. Intermixing of particles
ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर। ठीक है, जब दो डिफरेंट तरह के मैटर के पार्टिकल्स आपस में मिक्स होते हैं, कैसे? अपने आप से, ऑन देयर ओन, देन इट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, और हीट करने पर ये डिफ्यूजन फास्टर हो जाती है। वो पूछ रहे हैं क्यों, वो मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, जब आप दो चीजों को आपस में मिला देते हैं, ठीक है, यहां पर इंक वाटर में अपने आप से डिफ्यूज हो रही है, इंक वाटर में अपने आप से डिफ्यूज हो रही है, इंक और वाटर आपस में डिफ्यूज हो रहे हैं, इंटरमिक्स हो रहे हैं अपने आप से। अगर मैं इसको हीट करना स्टार्ट कर दूं तो आप देखोगे इंक के पार्टिकल्स तेज तेज दौड़ेंगे, वाटर के भी तेज तेज दौड़ेंगे, और डिफ्यूजन जल्दी हो जाएगा। दोनों चीजें आपस में जल्दी मिक्स हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ये पार्टिकल्स हीट एनर्जी को गेन करेंगे, ये हीट एनर्जी बदलती जाएगी इनटू काइनेटिक एनर्जी। मतलब पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इनका मोशन भी बढ़ेगा, ये फास्ट मूव करेंगे एंड जल्दी जल्दी डिफ्यूजन होगा, राइट? इंटरमिक्सिंग फास्ट होगी। ऑलराइट, तो अब ये तो था सारा कॉन्सेप्ट किसके बारे में, अभी जो हम इस वक्त पढ़ रहे हैं, मोशन की, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन मोशन। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर ये भी समझाया कि कैसे हीट करने से ये जो मोशन है ये फास्टर होता है, क्योंकि हीट कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, अभी इसी को हम आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं, इसी मोशन वाली प्रॉपर्टी को। ये जो मोशन है ना पार्टिकल्स का, ये डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पर, एक तो डेंसिटी, दूसरा टेम्परेचर पे। टेम्परेचर वाला पार्ट तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, कि जो हीट एनर्जी होती है, जितनी ज्यादा आप हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हो वो किस में कन्वर्ट होती जाती है, काइनेटिक एनर्जी में, और जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना ज्यादा मोशन, मोर इज द मोशन, है ना? अब ये डेंसिटी वाला पॉइंट क्या आ गया बीच में? डेंसिटी क्या होती है भाई? डेंसिटी पे कैसे पार्टिकल्स का मोशन डिपेंड करता है? सबसे पहले तो हम यही समझेंगे कि डेंसिटी होती क्या है। डेंसिटी, आपने डेंस जंगल तो सुना होगा ना, घने जंगल, डेंस फॉरेस्ट। डेंस फॉरेस्ट का मतलब होता है घना जंगल, जहां पर क्या होता है, घना जंगल हम उसे ही बोलते हैं ना जहां पेड़ बहुत पास पास में होते हैं, है ना? अंदर अंधेरा ही अंधेरा है, पेड़ों की वजह से कुछ दिख नहीं रहा, पेड़ बहुत पास पास हैं। तो यही चीज होती है पार्टिकल्स के केस में भी। जब किसी मैटर या किसी सब्सटेंस के पार्टिकल्स बहुत पास पास में है, यहाँ पे आप पार्टिकल्स को कंसीडर करो कि ये पेड़ है, जब पार्टिकल्स बहुत पास पास में हैं तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो मैटर है ये बहुत डेंस है, घना है, या आप हिंदी में बोलते हो गाढ़ा है। ठीक है ना? सो डेंसिटी का मतलब होता है, डेंस होने का मतलब होता है व्हेन दी particles are very close to each other. Particles are very close to each other. तब हम बोलते हैं कि the matter is very dense. अब अगर matter is very dense मतलब अगर density ज्यादा है, if density is more, तो motion fast होगा या slow होगा? इस पिक्चर को देखो, यहाँ पे डेंसिटी इज मोर, ये बहुत डेंस है मैटर, पार्टिकल्स बहुत पास पास हैं, तो क्या यहाँ पे इन पार्टिकल्स का मोशन फास्ट होगा या स्लो होगा? मोशन विल बी इस केस में तो नेग्लिजिबल ही होगा। क्यों? पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, पार्टिकल्स बहुत पास पास है। ठीक है, पार्टिकल्स जब पास पास हैं तो ये एक दूसरे पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी तगड़ा वाला लगाएंगे। ठीक है ना? एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करके पकड़े हुए हैं, तो पार्टिकल्स बेचारे निकलेंगे कैसे? ये तो अपनी जगह पे ही रहेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब जितनी ज्यादा डेंसिटी, जितना ज्यादा मैटर डेंस होगा, उतना मोशन क्या होगा? लेस। ठीक है, वही अगर हम बोलें कि भाई जंगल घना नहीं है, मतलब पेड़ दूर दूर है, एक पेड़ यहाँ है, एक पेड़ यहाँ है,
तो इनमें क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कम, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग नहीं रहा है एक दूसरे पे, तो ये तो फ्रीली मूव करेंगे, तो यहाँ पे मोशन होगा फास्टर, ठीक है ना। ये तो मैंने पेड़ का एग्जांपल देके आपको बताया, राइट। लेकिन अगर हम यहीं पे बात करें ऐसे सब्सटेंस की जिसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है, ये कोई सब्सटेंस है, इसके पार्टिकल्स देखो कितने दूर है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो इनमें स्पेस बहुत ज्यादा है ना, स्पेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि पार्टिकल्स दूर हैं तो हम इसको डेंस तो बोलेंगे नहीं, ये घना जंगल तो हुआ नहीं, ठीक है, पार्टिकल्स दूर दूर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो डेंसिटी है सब्सटेंस की वो कम है, डेंसिटी कम है, तो इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है कि डेंसिटी कम होने की वजह से पार्टिकल्स में स्पेस ज्यादा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम है इन पार्टिकल्स के ऊपर तो ये फ्री है ना, एक दूसरे पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा रहे, तो मतलब ये पार्टिकल्स फ्री हैं, किस चीज के लिए फ्री है, टू मूव हियर एंड देयर, तो मोशन ज्यादा होगा, ऑलराइट, ठीक है। तो हम डेंसिटी के केस में बोल सकते हैं इफ द सब्सटेंस इज मोर डेंस, if the substance is more dense then the motion is going to be less or slow, ठीक है। अगर डेंसिटी इज लेस, अगर डेंसिटी लेस है तो मोशन इज गोइंग टू बी मोर इजी, ओके, मोशन इज गोइंग टू बी मोर इजी, ठीक है। टेम्परेचर वाला हम पहले ही पढ़ चुके हैं, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो बदलेगी, वो हीट एनर्जी उतनी ज्यादा होगी एंड हीट बदलेगी काइनेटिक एनर्जी में, जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना ज्यादा मोशन। अब हम इनके एग्जांपल्स पढ़ते हैं आगे। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है, यहाँ पे हम डेंसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए ये एग्जांपल मैंने लिया है, ठीक है। इसमें क्या है, इंक डिफ्यूजेस फास्टर देन हनी, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, इंक डिफ्यूजेस फास्टर देन हनी, व्हाई, इंक जल्दी पानी में मिक्स हो जाती है जबकि हनी देखो इतनी जल्दी डिफ्यूज नहीं होगा, वो चम्मच से चिपका ही हुआ है अभी तक, ऐसा क्यों, सब डेंसिटी का खेल है, ठीक है। इंक में क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर होते हैं तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो ये पार्टिकल्स दे आर फ्री टू मूव, तो ये बड़े आराम से इधर उधर पानी में मूव कर जाते हैं। लेकिन वहीं अगर हम हनी की बात करें, आपने देखा है हनी कितना स्टिकी होता है, यहाँ पे क्या है, पार्टिकल्स जो है वो बहुत नजदीक हैं एक दूसरे के, हनी के केस में, तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से ये एक दूसरे से बंधे हुए हैं, तो ये इजीली एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते, टाइम लगेगा, ठीक है, धीरे धीरे ये निकलेंगे एज कंपेयर्ड टू इंक, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स आके टकराएंगे इन हनी पार्टिकल्स के साथ, धीरे धीरे इनमें थोड़ी एनर्जी आएगी और ये बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो ये आप बोल सकते हो हनी इज डेंस एज कंपेयर्ड टू इंक, मतलब हनी के पार्टिकल्स नजदीक नजदीक हैं जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हनी के पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा है, ठीक है, तो इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी नहीं है इनमें, ठीक है, तो इसलिए ये धीरे धीरे निकलता है हनी, हनी के पार्टिकल्स धीरे धीरे सेपरेट होंगे, जबकि इंक के पार्टिकल्स तो बहुत दूर दूर थे तो काइनेटिक एनर्जी थी इनमें ज्यादा एंड इसलिए ये आराम से मूव कर गए, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था ही नहीं इनमें ना, था मतलब पर बहुत कम था, तो इजीली ओवरकम कर लिया इन्होंने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, राइट। अब यहाँ पर ये एग्जांपल मैंने दिया था टू एक्सप्लेन या टू प्रूव कि डिफ्यूजन टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। फिर से मैंने वही पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल लिया है KMnO4, एक तरफ मैंने गर्म पानी ले लिया, एक तरफ मैंने ठंडा पानी ले लिया, ठीक है। मैंने एक या दो क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के डाले गर्म पानी में, ठीक है, और उतने ही मैंने क्रिस्टल डाल दिए पोटेशियम परमैंगनेट के ठंडे पानी में और मैंने इनको छोड़ दिया, मिक्स नहीं किया। मैंने क्या नोटिस किया, जैसे मैंने पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल डाले गर्म पानी में, तुरंत तुरंत ही ये पानी
पर्पल होना स्टार्ट हो गया बड़ी जल्दी, एंड विद इन 1 और 2 मिनट्स ये पूरा पानी पर्पल हो गया। लेकिन वहीं जब मैंने कोल्ड वाटर को देखा तो भाई इसमें तो बहुत ही पेल, मतलब बहुत ही लाइट पर्पल कलर आया हुआ है, वो भी कहीं कहीं पे, पूरी तरह से फैला भी नहीं। ऐसा क्यों हुआ? इट इज ऑल ड्यू टू टेम्परेचर। ये टेम्परेचर का खेल था, ठीक है। हॉट वाटर का टेम्परेचर था ज्यादा, मतलब जो पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल के पार्टिकल्स थे इनको हीट एनर्जी मिल रही थी ज्यादा। हीट एनर्जी जब ज्यादा मिली तो ये हीट एनर्जी कन्वर्ट होती गई काइनेटिक एनर्जी में। तो पार्टिकल्स में जैसे ही काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती गई वो निकलते गए एंड पानी में क्विकली मूव करते गए एंड स्प्रेड हो गए, ठीक है। इस काइनेटिक एनर्जी ने ओवरकम कर दिया ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर दिया, तो पार्टिकल्स निकल गए एंड दे स्प्रेड इन वाटर क्विकली। अब कोल्ड वाटर में क्या हो रहा था, थोड़ी बहुत हीट एनर्जी इनको सराउंडिंग से मिल रही थी, ठीक है। तो वो हीट एनर्जी जो है वो धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी, थोड़ी थोड़ी काइनेटिक एनर्जी में बदलती जा रही थी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कम थी तो धीरे धीरे ये पार्टिकल्स जो हैं वो निकल रहे थे धीरे धीरे, एंड धीरे धीरे पानी पर्पल हो रहा था, ओके, एज कंपेयर्ड टू हॉट वाटर। ऑलराइट, तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, एक्टिविटी टू प्रूव पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ये लास्ट प्रॉपर्टी है, इसको हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा एंड उसके बाद का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट। अब ये यहाँ पर हमने प्रूव करना है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर दे हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, ठीक है। हमने क्या प्रूव करना है कि कोई भी जो मैटर है, जो उसके पार्टिकल्स हैं, उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। अब यहाँ पे ना आपको 3 चीजें नजर आ रही हैं। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये वुडन लॉग, ठीक है। आपको नजर आ रहा है ये रबर बैंड एंड देन आपको ये नेल भी नजर आ रहा है, आयरन का नेल, ठीक है। आयरन का नेल नजर आ रहा है। अब मेरे को बताओ सबसे इजी किसको तोड़ना है यहाँ पे? अब फटाफट से बोलोगे मैम रबर बैंड को तोड़ना इजी है ना, एक कैंची से भी काट दोगे या आप इसको खींच के भी तोड़ सकते हो, है ना, स्ट्रेच करो वो टूट जाता है। उसके बाद नंबर लगता है वुड का। वुड को तोड़ना, देखो फर्स्ट नंबर पे था रबर बैंड को तोड़ना, सेकंड पे आता है वुड को तोड़ना, है ना। वुड को तोड़ना इजी है एज कंपेयर टू आयरन नेल। लकड़ी इजीली कट जाती है कुल्हाड़े से या एक्स से, जिसको आप बोलते हो, एंड आयरन नेल आता है सबसे लास्ट पे। इसको तो हैमर करना पड़ेगा बार बार, है ना, बहुत टाइम लगेगा इसको तोड़ने में। एक मोटा सा आपने आयरन नेल ले लिया। अब यहाँ पर ऐसा क्यों है तो ये सारी चीजें सॉलिड, फिर इनको तोड़ने में डिफरेंट अमाउंट ऑफ फोर्सेस क्यों लग रहे हैं भाई? रबर पे बहुत कम फोर्स लगता है, टूट जाती है। वुड पे थोड़ा सा फोर्स और लगा लो ये टूट जाएगी। आयरन पे बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा तोड़ने के लिए। ये सब खेला है किसका? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। रबर बैंड के जो पार्टिकल्स है ना, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कम, तो ये इजीली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाता है जब हम स्ट्रेच करते हैं, ठीक है। वुड में एज कंपेयर टू रबर बैंड थोड़ा ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वुड के पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ज्यादा, तो थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है ना, ओवरकम करने के लिए इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को। आयरन के पार्टिकल्स जो होते हैं इनमें क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, ठीक है। बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सभी में है, सारे के सारे मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है, सब में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं बट टू डिफरेंट अमाउंट, ठीक है। पानी के जो पार्टिकल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लेकिन सॉलिड से कम है। ये हम पढ़ेंगे सारा जब हम आगे सॉलिड लिक्विड गैसेस करेंगे। ऑलराइट, अब इस पिक्चर को देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो पिक्चर है ना, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को शो कर रही है। ये जो फर्स्ट पिक्चर है यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये जो लेडीज हैं या ये जो लड़कियां हैं ये कैसे खड़ी हैं, ये यहाँ पर इन इन लड़कियों को आप मानो कि ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, ये पार्टिकल्स हैं,
है ना। यहाँ पर ये पार्टिकल्स जो हैं या ये जो लड़कियां ये आपस में बहुत क्लोज खड़ी हैं एक दूसरे के। देखो इन्होंने एक दूसरे के हाथों को कैसे पकड़ा है, पीछे से क्रॉस कर करके, है ना। इनके हाथों को खोलना डिफिकल्ट होगा, राइट। ठीक है, इन गर्ल्स को सेपरेट करना डिफिकल्ट होगा। इनमें ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है बड़ा। इन्होंने कैसे देखो बिल्कुल नजदीक में आके अपने हाथों को पकड़ा हुआ है आपस में। ठीक है, अब सेकंड पिक्चर में देखो, इन बच्चों को देखो, ये भी पार्टिकल्स हैं, इनको भी कंसीडर करो, ये पार्टिकल्स हैं। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो इनमें भी है, देखो इन्होंने भी हाथ पकड़े हुए हैं, बट लेकिन यहाँ पर ये जो पार्टिकल्स हैं, मतलब ये जो बच्चे हैं, इनमें क्या हो गया, डिस्टेंस बढ़ गया, राइट। इनमें डिस्टेंस बढ़ गया। इनके हाथों को देखो तोड़ना इजी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना क्या है, इजी है। अब यहाँ पे देखो इन बच्चों को, ये भी पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे इनमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बट नेग्लिजिबल है। इस केस में क्या हो रहा है, इन बच्चों ने ना सिर्फ अपने हाथों की उंगलियों को जोड़ रखा है, आपस में टच करी हुई हैं उंगलियां बस, ठीक है ना, उंगलियों को सिर्फ टच कर रखा है। अब देखो इनमें डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गया तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसको तोड़ना और भी इजी हो गया। ठीक है, तो देखो जितना पार्टिकल्स पास में होंगे उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा और उसको तोड़ना उतना मुश्किल, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। जैसे जैसे पार्टिकल्स दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये देखो ये कम होता जा रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना इजी होता जा रहा है। ठीक है ना, आप कंसीडर कर सकते हो कि ये जो फर्स्ट केस है ये सॉलिड का केस है, सेकंड लिक्विड का केस है, एंड थर्ड क्या हो गया, गैस का केस। सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर हो जाते हैं, गैसेस में तो बहुत ही दूर होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तकरीबन नेग्लिजिबल ही हो जाता है। क्लियर है, तो आज हमने स्टडी करी है सारी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स की एक्टिविटीज। ठीक है, जो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। ठीक है, नहीं तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा एक वीडियो के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें सो दैट हम और वीडियोस अपलोड कर पाएं। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।